2 जून है ना आज तो। यस। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों को बता रही थी ये लिख लो बेटा कहीं पे, मैं यहीं पे लिख देती हूँ आगे फ्रंट पेज पे ही। NH3, NCS नेगेटिव, pyridine, EDTA, ये एक्ट करेंगे एज वीक फील्ड लिगेंड फॉर Mn2+, Fe2+ और कोबाल्ट 2+। वैसे तो निकल 2+ में भी वीक की तरह ही बिहेव किया था NH3 ने, तो आप यहाँ पे आगे निकल भी लिख सकते हो, लेकिन मेन जो है ये तीनों लिख लो। ये कहाँ लिखोगे, एक काम करो उसको वहां ऐड कर लो। याद है मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाया था, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने ये कहा था कि कोबाल्ट 3+ के साथ मोस्ट ऑफ द लिगेंड जो है बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक तो ये वाला पॉइंट था, एक ये वाला भी ऐड कर लो, और ये वाला भी कि जितने भी 4D 5D वाले मेंबर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड। ठीक है, तो ये वाला नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन कराया था ना जिसका आंसर तस्लीम ने दिया था, वो वाला जेई का क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें भी गड़बड़ थी आंसर की वगैरह में भी। ठीक है, तो उसमें जो आंसर आएगा ना वो यही आएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि यहाँ पे NH3 क्या करेगा, कोबाल्ट +2 के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। रीजन आप क्या बता सकते हो, रीजन आप ये बता सकते हो, आप लोगों को पता है 3D सीरीज में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज जो होता है आपका डिक्रीज होता है, पता है ना। यस मैम। तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, स्कैंडियम से जिंक की साइड जाते हो, तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ता है ना, और साइज इससे डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप क्या रीजन दे सकते हो कि व्हाई दीज लिगेंड्स बिहेव एज वीक फील्ड लिगेंड विद दीज मेटल आयंस, क्योंकि मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट 2+ में Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, आगे वाले जो आपके सेंट्रल मेटल एटम है, जो आगे वाले मेटल आयंस है, उनसे कम होता है। ठीक है, तो Z इफेक्टिव कम है तो इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगी तो लेकिन अच्छे से अप्रोच नहीं करेगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होने की बजाय कम हो जाएगा। ठीक है, आपसे रीजन कोई नहीं पूछेगा, रीजन आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी लिख लो। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान होनी चाहिए। हो सकता है कि जेई में पूछा है तो बेटा नीट में भी, जेई मेन में जो क्वेश्चन पूछता है ना एग्जामिनर, वो पूरे चांसेस होते हैं कि वो नीट में भी पूछ सकता है, तो नीट में भी आ सकता है, तो आप थोड़ा इन चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं ये बोल सकती हूँ, अब मेरी तरफ से CFT VBT आपका ये टॉपिक वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है, IUPAC नोमेनक्लेचर और आपका वर्नर थ्योरी से वो कंप्लीट हो चुका है। अपनी साइड से उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो आप लोग, क्योंकि अब आपके मेजरली यही टॉपिक रह गया देखा जाए तो, आइसोमेरिज्म जो मैं अभी पढ़ाऊंगी, और एक लेक्चर और लूंगी मैं आइसोमेरिज्म का, है ना, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, उसके बाद एक और रह जाएगा, हाँ मैं आ रही हूँ, इसके बाद एक और रह जाएगा सिनर्जिक बॉन्डिंग, या आप बोल सकते हो मेटल इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। वो 40 से 50 मिनट का टॉपिक है बस। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मेजर आपका जो है आइसोमेरिज्म ही रह गया है बस, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगर ये लगा लो, अगर तुम्हारे नीट में VBT या CFT से क्वेश्चन नहीं आता है तो पक्का एग्जामिनर तुम्हें आइसोमेरिज्म से ही क्वेश्चन देगा। तो ये तीन मेजर के वो मतलब इस ईयर जो मतलब हुए थे ना, मैंने इसमें देखे तो इतने सारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, कॉल स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा नहीं है बेटा कि चैप्टर ये सिर्फ तुम्हारे 12th लेवल पे इंपॉर्टेंट है, नीट लेवल पे, जेई पे, इवन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत से लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पे रिसर्च भी करते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी आज के टाइम में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप कितने हाई लेवल पे चले जाओ, आप मास्टर्स कर लो केमिस्ट्री में, आप नेट का एग्जाम दे लो, या ग्रेजुएशन कर लो, वहां पे हमेशा कोऑर्डिनेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो यही रहती है बाकी सभी के चैप्टर के कंपैरिजन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, होता है। ठीक है, चलो ठीक है, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं बच्चे हम। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तो मुझे शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग जो 11th क्लास में ऑर्गेनिक में पढ़ के आते थे आइसोमेरिज्म क्या होता है, डेफिनेशन वही है।
ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं आपने उसमें आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है ना तुम लोगों ने, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, है ना, ऑप्टिकल एक्टिव कौन होगा, ये सब आप लोगों ने पढ़ा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी क्या है बच्चे, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो सबसे पहले देखो डेफिनेशन तो वही सेम है जो तुम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे, क्या कि आइसोमर्स क्या है, वो कंपाउंड्स हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो क्या होता है, सेम। बच्चे ने इसको हल्के में ले लेते हैं कि आप लोगों के सामने कोई आता है क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का, तो आपका दिमाग कहाँ दौड़ता है कि उसमें एनेंशियोमर बता दें, इसमें डाइस्टीरियोमर बता दें, ये बता दें। वो सबसे पहले ये चीज देखते ही नहीं है कि क्या केमिकल फॉर्मूला भी उस कंपाउंड का सेम है। तो सबसे पहले अगर आइसोमेरिज्म का आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या केमिकल फॉर्मूला सेम है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वाली चीज देखनी है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स एंड फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, आइटम्स का अरेंजमेंट जो होता है स्पेस में वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप 11th क्लास से करते आ रहे हो, इवन 10th में भी आती है डेफिनेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद है, आज बच्चे कम है क्या, कौन नहीं आया? यस मैम, कम है बच्चे। चलो कोई बात नहीं, ओके। उसके बाद है बच्चे, इधर देखना क्या लिखा हुआ है, एटम्स आर अरेंज डिफरेंटली, देयरफॉर आइसोमर आर डिफरेंट कंपाउंड विद डिफरेंट रिएक्टिविटी और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तुम थोड़ा समझ पा रहे हो? अब वो कह रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन एटम को अरेंज अलग अलग तरीके से किया गया है। अब एक बात सोचो, अगर एटम्स की जो बॉन्डिंग है मेटल के साथ, मतलब सॉरी, एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग किया गया है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जब अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, लाइक कलर, उनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी होगी, उनकी रिएक्टिविटी हो गया, ये अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर आपने सुना हो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सबने सुना है? यस मैम। तो यस मैम। आपको बता रही हूँ कि एटम का अरेंजमेंट चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है। इधर देखिए, एटम्स का अरेंजमेंट चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, आप लोग देख पा रहे हैं? ये तो आप सबने पढ़ा होगा। मैम ये आपने सिस्टम बनाई है, ये आपने, इसको क्या बोलते हैं वैसे, अभी बता रही हूँ, आगे चल के दोबारा भी आएगा। सिस्प्लेटिन, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वाई वी स्टडी आइसोमेरिज्म, ये है आपका ट्रांसप्लेटिन। और अगर आपने सुना हो बायो के, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, तो सिस्प्लेटिन जो होता है कैसे बिहेव करता है, एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये वाला ड्रग जो है वो दिया जाता है। अगर कोई बंदा इनिशियल स्टेजेस में है अपने, जैसे हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, है ना, लास्ट जाते तक बहुत डेंजरस हो जाता है, फिर तो उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। अगर इनिशियल स्टेजेस में पता चल जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवा लिया जाता है तो वो काफी हद तक ठीक भी हो जाता है। ठीक है, और जबकि ये देखो एटम्स का अरेंजमेंट करने से, देखो ये क्या है, ये सिस पोजीशन पे है, सिस्प्लेटिन है, और ये यूज हो रहा है एंटी कैंसर ड्रग। जैसे ही आपने अमोनिया और क्लोरीन को ट्रांस पोजीशन पे लगा दो, ये तो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है भाई, कोई काम नहीं है इसका। तो तुम समझ रहे हो कितना रोल है आइसोमेरिज्म का? यस मैम। ठीक है, सिर्फ एटम का अरेंजमेंट चेंज होने से उसका कितना बड़ा काम वो हो गया भाई, चेंज हो गया। एक बिहेव कर रहा है एंटी कैंसर ड्रग की तरह और एक कुछ बिहेव ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए आइसोमेरिज्म को पढ़ना क्या है, हमारे लिए जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सिस्प्लेटिन नाम से क्वेश्चन बहुत आता है तुम्हारे पेपर में कि एंटी कैंसर ड्रग कौन सा होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सिस्प्लेटिन होता है, एंड उसका वो दिखता कैसे है वो भी आप लोगों को बच्चे पता होना चाहिए। ठीक है, ये बाकी आएगा, एप्लीकेशंस हम करेंगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ये वहां पे आएगा। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि आपको पता लगे कि व्हाई वी स्टडी आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को ये भी पता है कि आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करके हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा आएगा आज की क्लास में, मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म टाइम होगा तो डेफिनेटली स्टार्ट कर दूंगी, अदरवाइज इसको नेक्स्ट क्लास में लूंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा वैसे देखा जाए तो 2 घंटे का टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, है ना, मेटामर्स, सब आप लोगों ने
लेकिन यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ये डिफरेंट टाइप के, जैसे आपको दिख रहे हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, लिगेंड पॉलीमराइजेशन, ये बहुत टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। ये आप हायर लेवल पे पढ़ते हो। हायर लेवल का मतलब समझते हो, अगर आप आगे ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हो, आपका नीट, जेई और उससे भी अगर मैं जेई एडवांस की भी बात करूं, उसके लिए आपको सिर्फ ये 4 पढ़ने, कौन Yes, कौन से, ma'am. आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। क्योंकि हम तो नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं नीट का ही यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ओके, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें बच्चों को पता ही नहीं लगता कि किस हिसाब से कितने आइसोमर बनेंगे, हमेशा फंसते हो आप, अपनी मन से बनाते रहते हो कि कुछ तो बनेगा, लेकिन फिर आपको पता ही है अगर ऐसे बनाते रहोगे तो टाइम कंज्यूम होगा और आंसर भी क्या है, हो सकता है कि ठीक भी ना आए। तो जैसे जैसे तरीके मैं आपको इसमें कल सिखाऊंगी, जब भी हम मिलेंगे, कि कैसे कैसे आप लोगों को ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, वैसे वैसे आप ड्रॉ करते रहेंगे और आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी मेनली किसके ऊपर है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर है। ठीक है, चलिए ओके। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, वही है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस अराइज होगा। आइसोमर दैट हैव डिफरेंट एटम टू एटम बॉन्डिंग आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब वो ये बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होगा, ड्यू टू डिफरेंट कनेक्शन और बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम किस में लिख रही हूँ, मैं स्फीयर ब्रैकेट में लिख रही हूँ, उसके बाहर क्या है, उसका काउंटर आयन है। ठीक है, तो बाहर का लिगेंड अंदर वाले लिगेंड के साथ एक्सचेंज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग भी तो चेंज होगी ना। पहले मान लो क्लोरीन था उसके साथ अटैच, अब मैंने उसको बाहर कर दिया और बाहर से मैंने ब्रोमीन ला दिया, तो पहले मेटल और क्लोरीन का बॉन्ड था, एक्सचेंज करने पे मेटल और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड आ गया, तो क्या हुआ, एटम टू एटम बॉन्डिंग चेंज हो गई, कनेक्शन चेंज हो गए बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब इसके डिफरेंट टाइप्स जो हैं हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो आर यू रेडी, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ओके, प्रियांशु आ गया ना, प्रियांशु क्लास में है, प्रियांशु नहीं है क्या, अच्छा है, चलिए ठीक है। उसके बाद बच्चे आयनाइजेशन, देखो ना, रटने के लिए मतलब कहने का मतलब है कि ये ना बहुत इजी टॉपिक है, करने को हम ये 15 मिनट में रैप अप कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है ना बच्चे, क्वेश्चन ना फंसाने वाला दे रहा है एग्जामिनर, सिंपल नहीं दे रहा है वो। आयनाइजेशन से या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म सिंपल नहीं दे रहा है आपको। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ना थोड़ा डिटेल में, मतलब डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशंस है, कब कब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। ये नहीं कि रट्टा मार लो कि ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ऐसा होगा, नहीं, थोड़ा सा अंदर डिटेल में जाके आपको जो है इन चीजों को देखना है। ठीक है, तो देखो बच्चे, फर्स्ट ये बोल रहा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है, देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ, यहाँ पे इसको लिखो अनायनिक लिगेंड्स। अनायनिक लिगेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं यहाँ पे, ये वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें अनायनिक लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है ब्रैकेट के अंदर बाहर, बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर, जिसको आप क्या बोलते हो, काउंटर आयन। समझ में आया, अनायनिक लिगेंड्स का जो है हेर फेर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में और काउंटर आयन के बीच में। ठीक है, अच्छा, और ये क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि दीज आइसोमर गिव डिफरेंट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब आप इनको डिसॉल्व करोगे पानी में तो ये आपको डिफरेंट आयंस देंगे, तो नाम से इंडिकेट हो रहा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मतलब पानी में डालने के बाद अलग अलग आयंस देंगे। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इधर देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं कोमल, इधर देख बेटा, जैसे ये तुम लोगों के पास कॉम्प्लेक्स है, देख पा रहे हो सारे, इसमें क्या दिख रहा है आपको, सल्फेट अनायनिक लिगेंड है, ब्रोमीन भी क्या अनायनिक है, ध्यान रखना न्यूट्रल लिगेंड का एक्सचेंज नहीं होगा। सल्फेट अंदर आया, देखो इधर, इधर देखो, सल्फेट अंदर आया, ब्रोमीन बाहर चला गया, तो आयंस का एक्सचेंज हुआ है, अनायनिक लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, तो ये कैसा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब मैम अलग अलग आयंस देगा, इसका मतलब क्या, इधर देखो बच्चे, जब आप इसको पानी में डालते हो तो ये क्या आयंस देगा, एक तो सल्फेट देगा और क्या देगा, और CONH3 Br2+ देगा, और यही मैं बोलूं कि इसको आप पानी में डालोगे तो क्या देगा, एक तो Br नेगेटिव देगा, ब्रोमाइड देगा Yes, और ma'am. CONH3 सल्फेट देगा। ये देगा,
तो देखो ना, जब मैंने दोनों कॉम्प्लेक्सेस को पानी में डाला तो अलग अलग आयंस मिल गए ना मेरे को, तो ये कोमल क्या हुए आपके, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इसकी कंडीशन ध्यान से सुनिए, क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी सेम। जब आप एक्सचेंज करा रहे हो अनायनिक लिगेंड्स का तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 का है, यहाँ पे भी कितना है, 6 का है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 6 से 5 कर दिया तो मतलब वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहां पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा। पहला अनायनिक लिगेंड का एक्सचेंज, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, और तीसरा लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम विल रिमेन सेम। चेक करो इसमें क्या सेम है ऑक्सीडेशन स्टेट, चेक करो। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप इसको बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल लिख रही हूँ, इसको मैं रेज कर दूं क्या, देखो। यस मैम। ये देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक एग्जांपल, CO NH3 5 Cl Br, एक ये लिखा है मैंने, एक लिखा है Cr NH3 5 Br Cl। तो अब मुझे ये कौन बताएगा, जस्ट रेज योर हैंड, कि ये दोनों आपस में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। मैम ऊपर वो कोबाल्ट है, हैंड रेज करो। ऊपर वाले में क्या लिखा मैम है? ऊपर वाला कोबाल्ट और नीचे वाला क्रोमियम। हाँ क्रोमियम है, क्या होगा, हाँ कोई कौन बताएगा, छाया तुम बताओगी, बताओ। बताओ अच्छा कोलुक ना, तुम बताओ। मैम है ये। है ये, गुंजन बताओ। यस मैम। दीपक, मैम लग तो रहा है पर दोनों में ही आयन अलग बनेंगे ना। मैम नहीं है ये। हाँ नहीं आयन तो अलग मैम बन दोनों जाएंगे। मैम अलग अलग है ना मैम। कोबाल्ट होगा, इसमें मैम क्रोमियम ऊपर रहेगा। कोबाल्ट का बनेगा, नीचे क्रोमियम का बने। यस सबसे पहले हमें आइसोमेरिज्म में क्या चेक करना होता है बच्चे, केमिकल फॉर्मूला। वेरी गुड, केमिकल फॉर्मूला ये लग गया। ऊपर कोबाल्ट का 27 होता है, क्रोमियम का 24 होता है, तो ये नहीं करेगा। तो यानी कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह भी देखने से पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है, केमिकल फॉर्मूला शुड बी सेम। मैम ये पॉइंट आप पहले बताना चाहिए आपको। शुरू में ही बताया था मैम ने। मैंने पहले ही बताया था ये आपको, मैं तो देख रही थी कितना ध्यान से सुन रहे हो लेक्चर को तुम लोग। चलो ठीक है आगे आओ, चलो आगे चले, चलते हैं। ये देखो मैम पॉइंट बच्चे, दिखाना लास्ट वाला। हाँ जी, लास्ट वाला मैम पॉइंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम विल रिमेन सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ना, कोबाल्ट की इधर वाले में भी +3 है। ओके मैम ओके। ठीक है, ओके बेटा, चलो चलें आगे। अब आगे यहाँ पे लिखो, नीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन 2-3 बार। ठीक है, कैसे पूछा हुआ है मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब जितनी भी जरूरी चीजें है ना आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ। तो नोट्स अगर बना रहे हो तो अच्छी बात है, वैसे मैं तो कहती हूँ इस वाले चैप्टर के बना लेने चाहिए नोट्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटी छोटी चीजें होती है जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे देखो मैंने अभी तुम्हें बोला था कि आइसोमेरिज्म की वजह से, मैंने बोला था कि एटम टू एटम बॉन्डिंग चेंज हो रही है ना, एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है स्ट्रक्चर में, तो इससे क्या होगा, कलर वलर चेंज होगा। तो देखो ना, जब आपका सल्फेट बाहर है तो आपका कलर है रेड वॉयलेट, राइट। जब आपका ब्रोमीन बाहर है तो कलर देखो क्या आया हुआ है, ठीक है। अच्छा पहली चीज तो ये समझ में आ गई, ये कलर याद तुम्हें करना है तो कर लो। वैसे मैं कहूंगी इसका कर लो, क्योंकि ये एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक बार इसका ही ध्यान रख लो बस, ये रेड वॉयलेट का होता है, दूसरे वाला रेड होता है, ठीक है। इधर देखो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन एक्वा सोल्यूशन, मतलब पानी में, अगर मान लो पानी में मैं इस सोल्यूशन को डालूंगी तो वो कह रहे हैं गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी बेरियम क्लोराइड के साथ।
AgNO3 के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा। वो कह रहे हैं कि दिस इंडिकेट दैट सल्फेट आयंस इज प्रेजेंट इन आयनाइजेशन स्फीयर। यही नीट का क्वेश्चन था, यही जेई का क्वेश्चन था। जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, आता वही है, जेई मेन वाला ही आता है, बट जेई एडवांस वाले क्या करते हैं, तुम्हें पता है एक से ज्यादा मल्टीपल करेक्ट होते हैं, तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन को, पूरे कोऑर्डिनेशन में जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी कंसेप्ट है, वो सारे के सारे एक क्वेश्चन में घुसा देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन बच्चों को क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो हमें तो जेई एडवांस पे बिल्कुल भी नहीं जाना, हमें अपना नीट क्रैक करना है। तो इधर देखो, एक बात देखो बेटा, अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, अभी मैंने दिखाया भी था, तो क्या होगा, CONH3 5 प्लस Br रह गया 2 प्लस और सल्फेट 2 नेगेटिव, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. मैं इसको एक बार बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवा रही हूँ और इसको किसके साथ ट्रीट करवा रही हूँ, AgNO3 के साथ, तो तुम्हें पता है जो आयन ये आप लोगों का ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो क्या है, टेस्ट दे सकता है, आपको बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में। यस मैम। Yes. जो आयनाइज होगा वो टेस्ट दे सकता है, यानी कि सल्फेट का टेस्ट जो है, अगर आप पता लगाना चाहते हो कि आपके सैंपल में सल्फेट है, तो आप क्या करो, आपको तो नहीं पता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आप उसको अगर बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हो तो आपको क्या मिलेंगे, बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। और अगर आप AgNO3 के साथ कराते हो तो आपको क्या मिलेंगे, नो प्रेसिपिटेट। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सैंपल में सल्फेट आयंस प्रेजेंट है। समझ गए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का यूज? यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे जो जेई में आया हुआ था। मैम ऐसे ही मैम एक बार स्लाइड दिखा दो। हाँ जी बेटा, मैम पीछे की स्लाइड मैम। दिखा दीजिए। अच्छा नोट डाउन कर रहे हो क्या आप लोग? मैम बेटा नोट डाउन करोगे तो हो सकता है थोड़ा पीछे रह जाओ, क्योंकि मेरी तो कुछ चीजें लिखी होती है ना इसमें, तो हो सकता है वो टाइम लगे आपको। फिर बात कर लेंगे मैं क्लास में। नोट्स मैम, भी कर लेना, नोट्स तो मैं दे ही देती हूँ। जैसे ये देखो बच्चे, अगर मैं इसको पानी में डालूंगी, ध्यान से देखो क्योंकि आज थोड़ा ना समझने वाला ज्यादा है बेटा, ठीक है। जैसे मैं इसको पानी में डालूंगी तो क्या होगा, पानी में मुझे ब्रोमाइड आयन मिलने वाले हैं और ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। चलिए अब मैम क्या यहाँ पे होगा, शो नहीं करेंगे कि एक्वस मतलब कि एक्वस है या फिर वाटर का? क्या हुआ बेटा? मैम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, इस रिएक्शन देखो कराएंगे? देखो एक्वस का मतलब, अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो क्या? यस मैम। हाँ कर लिख दो, ठीक है। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करा रही हूँ और AgNO3 के साथ, तो आपको पता है जैसे ही मैं AgNO3 के साथ कराऊंगी, सिल्वर का जो प्यार होता है हेलोजेंस के लिए, वो तो आप लोगों को पता ही है ना। तो ये क्या करेगा, Br को लेके क्या बना लेगा, AgBr, पेल येलो AgBr. इसके, तो देखो वो कलर भी वही दिखाया हुआ है, पेल येलो प्रेसिपिटेट। लेकिन जब आप बेरियम क्लोराइड के साथ कराओगे तो नो प्रेसिपिटेट। तो क्या पता चल जाएगा कि ब्रोमाइड आयन जो है आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या है बच्चे, बाहर है। क्लियर है? नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, अगर पहले पूछा गया है तो आगे भी पूछा जाएगा। अब मैंने क्या किया है, जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम्पल बन सकते हैं, जितना भी एग्जामिनर दिमाग लगा सकता है कि कहाँ पे फंसाया जाए, वो मैंने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आपको जितने मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, बेशक आप कोई और बुक में देखने की जरूरत नहीं है, जितने मैं करवा रही हूँ उतने प्लीज ध्यान से देखना। जैसे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है और हर एक एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। पहला केमिकल फॉर्मूला शुड बी सेम, चेक करो क्या केमिकल फॉर्मूला सेम है इसका? यस मैम सेम है। पहला पॉइंट। सेम सेकंड, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। Yes, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, ये भी +3 में है। ma'am. +3 में. हाँ जी। अब आपको देखना है कि अनायनिक लिगेंड का ही एक्सचेंज हुआ। यस मैम बिल्कुल, यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट को अंदर भगाओ तो बाहर क्लोरीन आ गया, यानी कि ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी चेक करो, केमिकल सेम। ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, मैम ये भी है। ठीक है। इसमें भी क्या है, ध्यान रखना NH3 को मत एक्सचेंज करा। NO3 क्या होता है, NO3 नेगेटिव आपका, नेगेटिव. है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट और इनका एक्सचेंज होगा। तो ये भी Yes, कैसा है, कोऑर्डिनेशन। मैम हाँ जी। मैम सेकंड वाले में कार्बोनाइल है पहले। नहीं CO है, मैंने देखो ना चेंज करके लिखा। ओके मैम। ठीक है, आगे चलो। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी same. मैम हाँ, इसमें भी यहाँ पे देखो प्लेटिनम में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी 6, केमिकल फॉर्मूला मैम ये भी है। ऑक्सीडेशन बाहर आ गया, चला गया।
अच्छा मुझे ये बताओ, एक और बनाना चाह रही हूँ, मुझे बताना क्या वो भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है? ओके सोच के बताना जितना मैंने तुम लोगों को समझाया। यस मैम। है ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 ही मैम है ना? तो ध्यान रखना, अगर ये भी ऐसा भी लिखा आ जाए तो समझ जाना ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ठीक है, और अनायनिक लिगेंड्स का ही एक्सचेंज कराया है मैंने। क्लियर है? आगे आगे आओ। ये हो गया तुम्हारा थर्ड वाला, और ये हो गया तुम्हारा फोर्थ। फोर्थ में देखो क्या है, ये देखो, ये चेक करना, मेरे को तीनों चेक करके दिखाओ है क्या ये। यस मैम। पहले क्या किया, इसको एक्सचेंज करवाया, फिर क्या किया, किसको एक्सचेंज कराया? Cl और CL और Cl और Cn। HCN को। Cl HCN, तीनों के तीनों क्या है? अनायनिक लिगेंड है, तो देखो तीनों को ही एक्सचेंज कराया हुआ है। तो किस टाइप का आइसोमेरिज्म है? आयनाइजेशन। जो बच्चा लेट आया ना, तो देखो बच्चे, स्टार्टिंग का जब आपका निकल जाता है ना तो मजा नहीं आता फिर क्लास अटेंड करने में, इसीलिए प्लीज 5 मिनट पहले लॉग इन कर लिया करो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है आप लोगों का हाइड्रेट। एक हो चुका है, सेकंड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट बोले तो पानी, है ना? इसको आप सोलवेट आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है? अब खुद सोचो, हाइड्रेट का मतलब क्या? पानी, यानी कि पानी का आदान प्रदान होगा ब्रैकेट के अंदर बाहर, यही मतलब हुआ। When water molecules are exchanged between coordination sphere and ionization sphere, the resulting isomers are called hydrate isomers। लेकिन इसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्या रहती है? चलो देखते हैं। देखो, जैसे वो कह रहे हैं कि ये तुम्हें दिया हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन ही है, ये नीट का क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट इसी फॉर्म में डाल दिया। CrCl3.6 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके कितने डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म बनते हैं, ठीक है? या आपसे ये पूछ सकता है कि कितने हाइड्रेट, मतलब इसके कितने हाइड्रेट आइसोमर जो है पॉसिबल है, राइट? तो देखो बच्चे, सबसे पहला तो यही पॉसिबल है, जिसमें आप क्या करेंगे, इधर देखो, आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए यहाँ पे। क्रोमियम, वैसे भी ध्यान रखना, क्रोमियम +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही दिखाता है, तो यानी कि पहला तो यही है, ये देखो यही बन सकता है। मैम और क्या बन सकता है? अब क्या करना है आपको? पानी के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज कराना अंदर बाहर। तो मैं क्या करती हूँ, अंदर तो 5 रख लेती हूँ और एक Cl में अंदर रख लेती हूँ, और बाहर क्या रख लेती हूँ? Cl2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब क्या करती हूँ मैं, अंदर 4 रख लेती हूँ, 4 रख लेती हूँ और 2 अंदर Cl2 आ जाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करके चलना है 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl डॉट कितने वाटर मॉलिक्यूल? 2H2। तो क्या ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है? ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं टोटल कितनी आइसोमर बने हैं, एक ये वाला और इसके 2 हाइड्रेट ये वाले बन गए, तो टोटल कितने बने हैं आपके? 3। और आप देख पा रहे हैं इसका कलर है वॉयलेट, इसका है पेल ग्रीन और इसका डार्क ग्रीन। मैम याद करना है? नहीं करना, ठीक है? अब कुछ बच्चों का दिमाग ये भी चलेगा कि मैम एक काम करो ना, आप 3 वाटर के मॉलिक्यूल अंदर ले लो, यस है ना? क्या करना है? इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल होंगे, जल्दी बताओ। 3 हाँ, तो मुझे ये बताओ, क्या ये शो कर रहा है क्या? मैम यस मैम। ओके, 1 मिनट देना मेरे को। ठीक है। मैम ये Cl3 बाहर नहीं आएगा स्फीयर से? कोऑर्डिनेशन नहीं, आप लोगों ने मुझे क्या, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, क्या ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? आप लोगों ने क्या बोला? यस। मैम नहीं करेगा। ये करेगा मैम। क्यों? Cl3 माइन बाहर आता, मैम मतलब Cl3 बाहर आएगा ना। क्यों CRS अंदर क्यों नहीं ले सकती मैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे 6 मेंटेन करके चलना, तो Cl3 को मैं अंदर क्यों नहीं ले सकती? शेषी कह रही है कि मैम नहीं करेगा, वाई? लेकिन वाई? मेरे को तो 6 मेंटेन करना था, मैंने तो कर दिया, और पानी के मॉलिक्यूल को भी मैंने बाहर भगा दिया, तो पानी मैम का चार्ज की वजह से वो क्या पता। हाँ जी, मैम आयन से नहीं टूटेगा ना। एक सेकंड दीपक, क्या बोल रहे हो?
मैंने आयंस में नहीं टूटेगा ना हाँ, समझ रहे हो? जब भी आप कोई भी आइसोमेरिज्म दिखा रहे हो तो ध्यान रखना उसका काउंटर आयन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए उसके साथ। फिर से रिपीट करूं, आप कोई भी आइसोमेरिज्म दिखा रहे हो उसका काउंटर आयन उसके साथ जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। ये तो न्यूट्रल है ना? जब आप पानी में डालोगे कहाँ दिखाओगे इसका आयन? पॉजिटिव कैटायनिक और अनायनिक पार्ट होना चाहिए। लिख लो ये कहीं पे स्टार मार्क करके, मैं लिख देती हूँ कैटायनिक एंड अनायनिक, क्योंकि कहीं भी फंसा सकता है आपको एग्जामिनर, आपको फंसना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलो। तो ये नहीं करेगा, ये 3 ही होंगे इसके। क्लियर है सभी को? मतलब हम जो पहला आइसोमर बनाते हैं अगर उसमें कटायनिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो हम जितने भी बनाएंगे उतने सब कटायनिक कॉम्प्लेक्स। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। अगर आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो अगर न्यूट्रल बन रहा है तो वो आप काउंट नहीं करोगे उस आइसोमेरिज्म में। कैटायनिक वाले पार्ट के साथ उसका काउंटर आयन भी होना चाहिए। जैसे देखो सब में है, इधर देखो इसका भी काउंटर आयन है। अगर मैं दिखाऊं -3 +3 है ना, ये भी +2 -2 है ना, ये भी +1 -1, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो सारे काउंटर आए थे। तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, चलिए आगे चलते। ये देखो यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से देखना, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है कि इस टेबल में क्या लिखा है मैंने। ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं जो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, कितने आइसोमेरिज बन सकते हैं इसके। उसके बाद देखो, ये तो मैंने आई थिंक आपको वर्नर थ्योरी में ही करा दिया था कि जब आप के साथ ट्रीट कराओगे तो बाहर 3 Cl है, तो मतलब 3 मोल ऑफ AgCl आपको इसमें मिलने वाले हैं। फर्स्ट वाले में मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3 मोल ऑफ AgCl मिलने वाले हैं। सेकंड में आपको 2 मिलेंगे। थर्ड में आपको क्या मिलेंगे बच्चे? 1 मोल ऑफ AgCl। 1 मोल ऑफ AgCl जब आप AgNO3 के साथ ट्रीट कराएंगे। ये तो आप लोगों को पता है, मोलर रेशियो भी तुम लोगों को पता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको कॉम्प्लेक्स के साथ, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं दिया हुआ, आपको सिंपल दिया हुआ है कि ABC 3 कॉम्प्लेक्स है और हर किसी की रिएक्शन करवाई है H2SO4 के साथ, और अगर आपने 11th में पढ़ा हो भी लोग तो आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम जरूर सुना होगा। वो वाले रिएजेंट होते हैं जो पानी को क्या कर लेते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं ना, रोक लेते हैं। हाँ, रोक लेते हैं, बिल्कुल। जैसे H2SO4 है, P2O5 भी, सिलिका जेल भी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो उसमें क्या था क्वेश्चन में कि आपको ABC कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, उसकी रिएक्शन करवाई हुई है H2SO4 के साथ, और आपको बोला है कि A में तो क्या है, कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं लॉस्ट हुआ है, राइट। B वाले में 1 पानी का मॉलिक्यूल है, C वाले में 2 पानी के मॉलिक्यूल लॉस्ट हुए। तो तुम देखो, अगर मान लो किसी में भी जनरली हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम वो डालते हैं डिहाइड्रेट, डेसिकेटर बोलते हैं, अगर सुना हो तो। अगर मान लो उसमें तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स है, तुमने उसका वे कर लिया कि उसका वे आया है, फिर तुमने जब उसमें H2SO4 यूज किया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसके बाद तुमने वे किया तो दोनों का जो वेट है वो सेम आया। इट मीन्स पानी का मॉलिक्यूल नहीं था उसमें बाहर, यही मतलब हुआ ना? यस मैम। अगर मान लो सेकंड वाले में तुमने पहले वेट किया कुछ और आया, लेकिन जब H2SO4 डाल के तुमने वेट किया तो कुछ और आया, कुछ कम आएगा क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल तो उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। तो आप लोगों को पता है जब कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा बच्चे तो क्या है, बाहर कोई भी पानी का मॉलिक्यूल नहीं है। 1 मोल ऑफ वाटर इज लॉस्ट पर मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब बाहर पानी का 1 मॉलिक्यूल। 2 मोल का मतलब क्या है, पानी उसके ब्रैकेट के बाहर 2 मोल है। हाँ जी, हैंड रेज किया हुआ कुछ बच्चों ने। यस मैम एक बार और समझाना, आपने जो बोला वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे तो फिर। मैं ये बोल रही हूँ, जैसे मैं ऊपर लिख के दिखाती हूँ अलग से। ये देखो, ये है मेरे पास मनीषा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो तुम इसका वेट करोगे तो पानी की वजह से कुछ ना कुछ इसका वेट एक्स्ट्रा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब तुम इसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे तो पानी को सोख लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब तुम इसका वे करोगे तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा क्योंकि पानी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ वाटर इज लॉस्ट। 1 मोल ऑफ वाटर इज लॉस्ट, इसका मतलब क्या है कि एक पानी का मॉलिक्यूल था ब्रैकेट के बाहर। सिर्फ इतना याद रखना है और कुछ नहीं। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप लोगों को ध्यान रहे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। मैम हर रिएक्शन में 1 मोल जो वाटर का मैम लॉस होता है इसमें। हाँ जी बेटा,
मैम इसमें हर रिएक्शन में जो है एक वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है। नहीं, One दूसरे minute. में तो 2 हुआ है ना, वो 2 डिपेंडेंट होता है। इसमें देखो ना, इसमें एक है ना बेटा, Yes, इसमें ma'am. 2 है तो देखो ना 2 लिखे होंगे, उसमें एक भी नहीं है तो नो वाटर का मोल। यस मैम, बात है समझ। यही जितनी मोल है मैम वाटर के होंगे मोल उतनी होंगे निगम। मैम, मतलब जितने मोल होंगे उतना ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। हाँ, AgNO3 में भी तो यही करते थे, जितने Cl बाहर होंगे उतना ही तो पीपीटी बनाया ना आपने। अगर 3 Cl है तो 3 मोल ऑफ AgCl, तो तभी तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा जो मैं लाई हूँ तुम लोगों के आगे, कि जब H2SO4 के साथ उन्होंने करके देखा तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो आप इन सबको देख के, इन सब डेटा को पहचान के आप बता सकते हो कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या रहा होगा। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? यस मैम। यस बस Ma'am. यही करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। पहले तो वही केमिकल फॉर्मूला शुड भी सेम होना चाहिए आपका, तो यहाँ पे सबका सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखो बच्चे, और एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे अनायनिक लिगेंड का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो वाटर इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का एक्सचेंज हो रहा है, समझ रहे हो? तो आप इसको ये बोल सकते हो कि टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, लेकिन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं है ये। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आता है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, लेकिन एक्चुअल में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि उसमें अनायनिक लिगेंड का बच्चे एक्सचेंज होता था, राइट। चलो अभी इसमें आओ, ये देखो, ये वाला कॉम्प्लेक्स है और ये वाला, इसमें क्या दिख रहा है तुमने? पानी का मॉलिक्यूल एक जो है बाहर, पानी के मॉलिक्यूल का एक्सचेंज करा दिया और एक Cl जो है तुम लोगों का अंदर आ गया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो पानी का मॉलिक्यूल जो है बाहर गया और अंदर क्या आया है, इन्होंने 6 होना चाहिए ना कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ 7 कैसे हो गया? इसको ये हाँ 3 है हम मैम। 7 हुए। ऐसे लिखो, यस ठीक है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेट। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या इसमें कोई डाउट है? 2 आइसोमेरिज्म में, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेट। नो मैम। नो मैम। ठीक है, सिंबल है बिल्कुल। अब आओ लिंकेज, ये मैम तो जो सबसे दूसरा ज्यादा। हाँ एग्जांपल जी, था उसमें हम एक और NO3 ले सकते हैं क्या? कहाँ पे बच्चे? मैम दूसरे वाला एग्जांपल। देखो दूसरे वाले एग्जाम्पल में तुम्हें क्या करना है? हाँ जी, और NO3 को एक्सचेंज कर सकते हैं ना। एक करके बोलो, पहले तो दीपक तुम बोलो, फिर तस्लीम तुम बोलना। हाँ दीपक। मैम मेरा हो गया, मैम क्लियर हो गया। अच्छा हाँ तस्लीम तुम बोलो। एक और NO3 को भी एक्सचेंज कर सकते हैं ना मैम, H2O के साथ। H2O के साथ बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहना चाहिए ना। कैसे बनाने का सोच रहे हो बताओ मुझे? आप NH3 को एक्सचेंज करवा, NH3 को बाहर लेके जाना चाह रहे हो क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर विल रिमेन सेम। यहाँ पे देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा, यहाँ पे भी कितना है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक NO3 को अंदर ले जाओगे तो वो तो अलग हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है तस्लीम, समझे? तो ये गलत लिखा हुआ था पहले, मैंने उसको करके ठीक लिखा है। दीपक, मेरे को पिछली वाली स्लाइड दिखाना है। दीपक हो गया तुम्हारा भी? ओके मैम। मैंने भी सोचा था पर फिर मैंने NH3 ले लिया था। हाँ ठीक है, NH3 को मत करवा देना एक्सचेंज, ठीक है। चल आगे चलते हैं। ओके, अगला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये तो बोलते हैं ना सबसे इजी है, सबसे ही इजी लिंकेज आइसोमेरिज्म को पता लगा पाना बहुत इजी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया लिंकेज, है ना। एम्बिडेंटेट लिगेंड हमने पढ़ लिया है ना, वही तो है। जितने भी एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं बच्चे, वो सारे के सारे क्या शो करेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जो ये बच्चे लेट आए हैं ना, चाटा लगाने का मन करता है तुम लोगों को। मेरे को लेट क्यों आते हो? आधा घंटे बाद लेट आते हो, मेरे को तो समझ नहीं आता। समझ में क्या आता है फिर क्लास में? मुस्कान लेट हो गई बेटा तू आज। ये देखो, आपको पता है बच्चे एम्बिडेंटेट लिगेंड्स मैंने क्या बताया था? व्हाट आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स? मैंने कहा था ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। Yes, इनके पास 2 डोनर एटम होते हैं एंड दैट 2 डोनर एटम शुड बी डिफरेंट, है ना। और एक टाइम पे एक ही जो है डोनेट कर सकते हैं जैसे। डोनेट कर सकता है। जैसे Cn नेगेटिव था, है ना, NO2 नेगेटिव था, और कौन सा था बच्चे? Cn नेगेटिव था। और बताओ, और बताओ।
और कौन बताएगा? एक ये वाला देखना बच्चे, H2O4 2 नेगेटिव। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, एक सेकेंड, H2O3 नेगेटिव। देखना इधर, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6 के 6 यूज करें, 1 2 3 4 5 6, कितने किए? 1 2 3 4। अच्छा, एक नेगेटिव चार्ज है। एक मिनट, मैंने गलत तो नहीं लिखा, एक मिनट रुको बच्चे, एक मिनट, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ नहीं है। ओके, H2O3 2 नेगेटिव सल्फाइड। अब बना इसका स्ट्रक्चर, इधर देखना, ऐसा कुछ बनेगा इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि 6 होते हैं सल्फर के पास, उसे 6 के 6 देखो बॉन्ड बनाने में लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है आपको? और यहाँ पे सल्फर के पास अभी भी 2 लोन पेयर हैं, ध्यान से देखो एक बार। यस मैम। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन से भी Yes, डोनेट ma'am. कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, तो ये भी कैसा है? एम्बिडेंट लिगेंड है। यस मैम। अच्छा, मुझे ये बताओ, NO2 नेगेटिव क्या एम्बिडेंटेट है? हाँ, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप है ना? NO3 नेगेटिव क्या एम्बिडेंटेट लिगेंड है? नो मैम। नो मैम। क्यों? इधर बनाना है इसका स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन में सारे बॉन्ड बना के रखे हैं। वेरी गुड, शाबाश। इधर देखो सारे, ऐसा बनता है मैम। है ना? तो Yes, क्या ma'am. होगा मुझे बताओ? एक तो डबल बॉन्ड ही बनेगा, तो 1 2 3, और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना लेता है वो। बोलो हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो यानी कि नाइट्रोजन के पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ही देगा, तो ये एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपसे पूछे, ठीक है? उसके अलावा OCN एंड NCO, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर O से है आपका सेंट्रल मेटल एटम कनेक्टेड, तो वो क्या होगा? एम्बिडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे N से है, तो ये भी किस तरह से बिहेव कर रहा है? एम्बिडेंटेट लिगेंड से बिहेव कर रहा है, ठीक है? तो बस आप लोगों को एग्जाम्पल देखना है। इधर देखो सारे के सारे, पहले तो यही देखना है केमिकल फॉर्मूला सेम है क्या? सेम है। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की सेम है। इधर देखो, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन से अटैच है, और यहाँ पे नाइट्रोजन से। दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा? लिंकेज आइसोमेरिज्म है। सिंपल, यस मैम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आओ। यहाँ पे देखो SCN और यहाँ पे NCS, लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पे NO2 ONO लिंकेज, यहाँ पे SCN NCS लिंकेज। हो जाएगा? सो सिंपल ना? Yes, ma'am. इसमें कुछ ऐसा नहीं था, ये तो बहुत सिंपल होता है। चलो अब सिंपल है तो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर्स ऑफ PTCN4 का होल ट्वाइस। लिंकेज आइसोमरिज्म देखना है आपको। CN किस किस तरह से लिंक कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम से, वो आप लोगों को मुझे बताना है। तो हो जाओ शुरू, बताओगे क्या? हो जाओ शुरू, मुझे बताना कितने बनेंगे। सोचो, इजी था ना ये वाला, तो सोचो कैसे बनेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सबको? यस मैम, आ गया कर। फिर मैं इसका जैसे मैं करती हूँ वो तरीका बताऊंगी। 26 स्टूडेंट्स है यहाँ पे। आयुष नहीं है ना? आयुष, जागृति एंड लक्ष्मी। आयुष है मैम। 4 CN है तो हर CN अलग तरीके से करेगा। क्या हुआ बच्चे? हाँ हाँ, बोलो बोलो जो बोल रहे हो। मैम 4 CN है तो चारों को एक ही तरीके से करेंगे। हाँ, एक बार 4 CN दिखा दो।
एक बार 4 NC दिखा दो। मेगा हो गया क्या तुम्हारा? है इधर देखो मैं कैसे कर रही हूँ, इधर देखो मैम 2 होंगे। नहीं इधर देखो, 3 नहीं गलत है, आंसर ही गलत निकालो। देखो एक बार तो मैं क्या 1 दिखा होगा मैम। 3 होगा। 1, एक बार तो यही बनेगा। एक बताओ मुझे, हाँ या ना? मैम हाँ, एक बार क्या होगा, मैं सबको क्या करती हूँ, N वाली साइड से दिखा देती हूँ, है ना? यस मैम। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 2 को तो N वाली साइड से दिखा देती हूँ, 2 को एक C को वाली C वाली साइड से। साइड। हो गया? यस अब मैं क्या करती हूँ, मैम 5 बनेंगे। हाँ 5 बनेंगे। ठीक है, 3 को मैं दिखा देती हूँ CN से और 1 को दिखा देती हूँ इससे। ऐसे ही मैं करती हूँ, 3 को मैं दिखा देती हूँ NC से और 1 को दिखा देती हूँ CN से। समझे? तो ये बनेंगे। यस मैम। अब इसको जल्दी जल्दी, मैम पे सिस और ट्रांस वाला नहीं बन सकता। समझ में आई। क्या सिस्टान, अरे सिस्टान्स कैसे बताओगे, चारों लिगेंड सेम है। अच्छा ओके मैम। अभी हम मैं पढ़ेंगे वैसे यही बात। पूछ रहा था, 2 अलग कर सकते हैं। हाँ मैं बोल तो रही थी, एक बार CN लगा दो, एक बार NC लगा दो, अलग अलग करेंगे तभी तो बनेगा। इधर देखो कैसे करेंगे इसको, एक कार्बन लिख लो, एक N लिख लो, ठीक है। एक बार दिखा दो कि चारों के चारों कार्बन से अटैच होंगे, और एक बार दिखा दो ये 0। एक बार दिखा दो चारों के चारों N से अटैच होंगे, 0। 0। एक बार दिखा दो कि 2 एक कार्बन से होगा, होगा, 2 ये 3 नाइट्रोजन होंगे, ये 3 होंगे और फिर ये 1 होगा, और एक बार क्या दिखा दोगे, दोनों दो, दो दो C से, 2 N से। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आएगा, 5। समझ गए? यस मैम। ये वाला करो, ये तो बहुत टाइम लगा दोगे, मैं कराती हूँ, क्योंकि इसमें बना के अगर देखोगे, एक बार घर पे जरूर बना के देखना, बाकी मैं कैसे कर रही हूँ वो देखें। देखो अब इसमें ना 2 है, SCN भी एम्बिडेंटेट लिगेंड है और CN भी है। तो सबसे पहले हम कार्बन और इसका देख लेते हैं, नाइट्रोजन का, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों बार कार्बन से अटैच, 0, 2 ही है ना CN। एक बार क्या करेंगे, दोनों नाइट्रोजन से, समझ पा रहे हो ना मैं कैसे कर रही हूँ? यस मैम। मैम एक बार कार्बन से और एक बार इससे, तो कितने बने, 3 ही पॉसिबल है। अब हम देखते हैं SCN में कौन कौन से लिंकेज करेगा। देखो एक बार सल्फर से और एक बार नाइट्रोजन से। तो इधर देखो इसमें भी वही सेम है, 3 मैम इसके बनेंगे। 6 मैम बनेंगे। 6 नहीं 6 नहीं होंगे, ये 3 है, ये 3 है। आप कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, 9 बनेंगे। 9 बनेंगे। बना के देखना, ये तुम्हारा होमवर्क है, 9 बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, मैंने खुद बनाया, बनेंगे। ठीक है, 3 इसके हैं, 3 इसके, मल्टीप्लाई कर दो, 9 बनेंगे आपके टोटल लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये आपका होमवर्क है। अब कुछ बच्चे तो अभी भी बनाने लग गए होंगे, लेकिन नहीं, क्लास के बाद बनाना, ठीक है। इसके लिंकेज आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, इसके लिंकेज आइसोमर 9 बनेंगे टोटल, ठीक है। एक और एग्जांपल कराओ। और एग्जांपल घर के लिए दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। आगे आओ, ये देखो, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये क्या होता है, आप लोगों को पता है, ये हमने सीखा है ना, ये कहाँ पे इसकी आयु पे सीखी, याद करो, है ना। बेसिकली कोऑर्डिनेशन Yes, कंपाउंड्स किससे मिलके बने हैं, कैटायनिक और अनायनिक वाले पार्ट से मिलके बने हैं, सबको पता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप कैटायनिक और अनायनिक एंटाइटीज में लिगेंड का आदान प्रदान करवाते हो, लिगेंड का एक्सचेंज कराते हो, लिगेंड का इंटरचेंज कराते हो, वो क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या कर रहे हो, लिगेंड्स का इंटरचेंज करो, इस वजह से उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पास इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट की जगह इधर क्रोमियम देखो, बना दिया। कोबाल्ट के साथ क्या है तुम्हारे, 6 अमोनिया है, क्रोमियम के साथ 6 साइनाइड है। लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखो, क्रोमियम के साथ आ गए 6 अमोनिया और 6 साइनाइड। ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ ये 2 बनेंगे, और भी बन सकते हैं, आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। तो ये कैसा है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है जी, ओके। आगे चलते हैं बच्चे, ये देखो एग्जाम्पल, देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से कैसे लिखा हुआ है। कोबाल्ट के साथ क्या है बच्चे, 6 अमोनिया है, प्लेटिनम के साथ क्या है, 4 ये है,
है ना, देख रहे हो सारे। यस मैम। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। पहली चीज तो जब तुम लिगेंड का एक्सचेंज कराओगे तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज मत करा देना। अब मुझे ये बताओ, प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की होती है, याद करो। मैम तो अब देखो ना, लिगेंड का मैं एक्सचेंज करा रही हूँ, इधर देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का 4 है, तो जब कोई लिगेंड आएगा तो 4 ही आएंगे। अब देखो ना, अमोनिया कितने कराओगे ट्रांसफर, 6 तो करवाने से रहे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर भी मेंटेन करके चलना है, तो 4 इसको ट्रांसफर करा दो। देखो ये बन गया, कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन। मैम कॉपर तो है ही नहीं, आपने कॉपर Cl4 कैसे ले लिया? अरे चेंज कर लो ना इसको, ठीक है। और वैसे भी गलत है, ये गलत है, क्यों, ये देखो, तो जब आप Cl का एक्सचेंज कराओगे तो देखो ना, ठीक है, Cl4 तो आ गए, 2 अमोनिया भी तो रह गए ना, यस मैम, तो फिर maintain तो ये बनेगा इसका, समझे, क्लियर, यस ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता है कोऑर्डिनेशन 4 में प्लेटिनम क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे -2 का होगा और इस पे कितना होगा, प्लस क्योंकि कोबाल्ट किसमें स्टेबल होता है, +2 में, और +2 में और +3 मेजर इसकी ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिली। क्लियर हो गया पहला एग्जांपल, आ गया। यहाँ पे देखो, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है, क्रोमियम के साथ 6 क्या है, HCN है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जब आप लिगेंड का एक्सचेंज कराओगे तो यू शुड मेंटेन द कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया, NH3 का यहाँ पे देखो एक्सचेंज कराया, इन्होंने क्या किया, 4 NH3 लेके आए और 2 HCN पड़े, कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रहा। इसमें देखो, कोबाल्ट में क्या किया इन्होंने, 4 तो आ गए थे अमोनिया, 2 अमोनिया ये रहे और एक HCN जो है वो यहाँ बचा। तो ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम है, सिर्फ लिगेंड का कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बाहर एक्सचेंज करवाया है। साक्षी, यस मैम इसमें NH3 3 और HCN3 मैम 3 करके नहीं कर सकते? बताओ, करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप बोल रहे हो ये, यस मैम। और यहाँ पे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्रोमियम में क्या हो जाएगा फिर, NH3 3 और HCN। इसमें भी देखो लिगेंड का हुआ एक्सचेंज, यस मैम। ठीक है। पहले क्या थे, 6 थे, ये देखो, पहले क्या थे, 6 थे, तुमने क्या किया, HCN 3 पहुंचा दिए, तो 3 यहाँ पे रह गए और 3 उसमें रह गए, कर सकते हो, ठीक है। ओके चलिए, यानी कि आप पहचान जाओगे कि अगर आपके सामने आता है कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। जैसे ये वाला देखो, ये वाला एक बार ऑब्जर्व करना, प्लेटिनम में एक में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखो, ये वाला प्लेटिनम है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 4 वाला ये, देखो, यस मैम। यस मैम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है प्लेटिनम में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4। तो यहाँ पे मैं -4 लिख सकती हूँ ना, यस मैम, -4 और फिर x -2, यहाँ पे आएगा +2, एक मिनट, यहाँ पे आएगा +2 और यहाँ पे आएगा -2, क्योंकि प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में +4 में होता है। तो देखो ना, x - 6 = -2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है, +2। तो इन चीजों का भी, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक मैं करवाऊंगी, एक आप खुद करेंगे, ठीक है। चलो, ये वाला देखो, देखना मैं कैसे करा लूं। ऐसे वाले क्वेश्चन को जनरली कैसे करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट से करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा, अगर बनाते रह जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, यहाँ पे क्या है, कॉपर है, 4 अमोनिया है, राइट। यहाँ पे क्या, प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन है, Cl है। ये पता है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर किस किस में मिलता है, +1 में, +2 और +3। ठीक है, +3 में मिलता है कॉपर।
और प्लेटिनम +2 में और +4 में। प्लस ठीक है, प्लेटिनम मिलता है +2 में और +4 में। ठीक है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना कितना है प्लेटिनम का, 4 है। 4 है, तो यानी कि +2 में करेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, चलो करके देखते हैं। इधर इधर देखो, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, +2 और -2 ले लेते हैं, ले लें। यस मैम। नहीं तो +2 मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, कॉपर। कौन बताएगा, जल्दी बताओ। मैम यही वाला Cl बन जाएगा ना, यही वाला बन जाएगा। यस मैम। यस अब मैम। मैं क्या कर रही हूँ, एक तो मान लो, इसको मान लो, अगर मान लो मैं यही इंक्लूड कर रही हूँ, एक को क्या करो, -2 +2। कॉपर Cl4 और फिर प्लेटिनम NH3 4। अब कॉपर +2 में कब आएगा, सोच के बताओ मुझे। मैम जब 4 Cl 4 मतलब क्लोरीन के साथ मैम। 4 क्रोमेट। प्लेटिनम कब आएगा +2 में, ये ले लेती हूँ जब मैं। 4 NH3 3 4 ठीक है, तो कितने बन गए ये, 2। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, +1 भी दिखा रही थी, तो एक +1 दिखा देते हैं और एक -1 दिखा देते हैं। देखो एक बार, तो अब मुझे ये बताओ, कॉपर +1 में कब आएगा, जब 3 Cl होंगे। यस मैम। ठीक है, ये 2 Cl होंगे, जल्दी बताओ, Cl सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। 3 3 मैम। 3 ही होंगे मैम। चलो 3 लिख लेते हैं, एक बार फिर देख लेंगे। 3 Cl हैं, और कितने हो गए, अमोनिया कितने हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मेंटेन करके चलना है, ये है एक। तो यहाँ पे तो x -3 1, ये तो 4 का होगा, मैम एक मेरा 4 का हो गया। Cl होना चाहिए ना मैम। गलत हो मैम गया ना। हाँ जी, मैम एक Cl और 3 NH3। यस मैम। समझ गए, पता चल गई गलती क्या की। तो यहाँ Yes, पे yes. होगा, अब इधर देखो एक बार, एक Cl होगा और कितने NH3 होंगे, 3 3 तो x -1 1 +2 आ जाएगी कॉपर की। देख पा रहे हो आप सभी, यस ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लेटिनम में क्या होगा फिर, 3 Cl, 3 Cl और 1 NH3। तो यहाँ पे भी सही हो गया कि x, इधर देखो, -3 -1, x कितना हो जाएगा, +2। सॉरी सॉरी, -1 +3 कितना हो गया, +2। ठीक है, कितने बन गए, 3 बन गए। ऐसे ही आप क्या करो, एक -1 यहाँ ले लेना, एक +1 करके यहाँ ले लेना, समझ रहे हो। तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। यस मैम। तो मैंने कैसे किया इसको, मैं कैसे करती हूँ, एक बार +2 ले लो, एक बार -2, एक बार -2 ले लो, एक बार +2, एक बार +1 ले लो, एक बार -1, एक बार -1 +1, टोटल कितने बन गए, 4, खत्म खत्म। जैसे एक और एग्जांपल मैं करवा देती हूँ, इसका बना के देख लोगे ना, ये 3 तो मैंने बनवा दिए, 4th आप खुद बना लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मान लो ऊपर वाला समझ नहीं आया, आयरन के पास 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोबाल्ट के पास भी। तो आपको पता है कोबाल्ट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और आयरन की भी। यही वे देखने को मिलता है। तो इसमें भी वही वाला सीन कर दें, एक बार +2, एक बार -3, जैसे यहाँ पे है ना, एक बार -3, एक और बार +3 एक बार +2, एक बार -2 एंड +2। मैम इसके 4 होंगे। यस मैम। अब बताओ, 4 बनेंगे, इससे एक्स्ट्रा बन सकते हैं। वो मैम नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो यही क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन। काम करते हैं, 4 तो ये बनेंगे बनेंगे। इधर देखो, एक काम करते हैं, -1 +1 +1 -1 लेके देखो बनता है कि नहीं बनता, करना है एक बार। -1 और +1 लेके देखना, आपको आयरन किस में चाहिए, +2 में चाहिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, डिक्रीजिंग लेके आना, 3 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 1 वाला भी लेके आओ। ठीक है, 1 वाला लेके आओ, बन रहा है तो, अगर आयरन +2 या +3 में आ रहा है। एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे -1 ला रही हूँ, तो मेरे को आयरन के साथ क्या मैं लगाऊं, तुम बता सकते हो,
Cl4NH3 क्लोरीन हाँ क्लोरीन हाँ, आयरन के साथ लगाऊं या कोबाल्ट के साथ? मैम आयरन के साथ मैम आयरन के साथ आयरन ले लूं और क्या ले लूं? Cl3 Cl3 मैम Cl4 ले लेंगे मैम। हाँ, तभी तो गलती कर रहे हो बच्चों तुम, ठीक है, ध्यान से देखो। Cl4 ले लिया, राइट। अब 2 अमोनिया बचे, ठीक है, एक बार चेक भी कर लो। x -4 -1 देखो ना, +3 आ रही है इसकी, मैम +3 आ रही है। ठीक है। और इसमें कोबाल्ट का कैसे लोगे? Cl2 Cl2 -2 +1, तो ये कितना आ जाएगा? +3। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको ये पता है +2 और +3 वाली स्टेबल होती है, राइट। तो +3 से शुरू हो जाओ, +3 -3, माइनस वाला ले लो, फिर +2 वाला ले लो, फिर माइनस वाला, और 1 तक चलो, ठीक है। तो टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6। अगर एग्जामिनर बोलता है इसको एक्सक्लूड कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4। अरे 5। 5 अगर एग्जामिनर बोल दे कि ऊपर वाले को एक्सक्लूड कर दो, तो ये वाले हो जाएंगे ना सारे, मैम ठीक है, हो जाएगा। यस चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तुम कर दो जल्दी। ध्यान से सोच समझ के करना, एंड हैंड रेज करके। लुबना हो गया, वेरी गुड। लिंकेज आइसोमेरिज्म है। नो मैम नहीं है लिंकेज ऐसे। मैम नहीं है। नो मैम कौन सा है फिर? मैम आयनाइजेशन अभी तो चल रहा है ये वाला। कुंजन कहाँ ध्यान है तेरा? ठीक है, अभी करवाया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। ये वाला बता दो। जल्दी बताओ, फिर होमवर्क के लिए दे देते हो। ऐसे ही बता दो ना मेरे को फटाफट। लिंकेज लिंकेज मैम है ना, यहाँ पे NCS है। ये होमवर्क है तुम्हारा, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है। समझ रहे हो? ये 6-7 जितने भी मैंने दिए हैं, ये सारे बच्चे होमवर्क है, क्योंकि मैं सारा आपको करा चुकी हूँ। बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आप लोगों को घर पे करने हैं, समझ गए? यस मैम। चलिए, यस मैम। कौन से आइसोमेरिज्म हमने कर लिए बच्चे? एक तो आयनाइजेशन वाला कर लिया, एक हाइड्रेट वाला कर लिया, लिंकेज वाला, और लास्ट में क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। नोट्स में नोट आउट कर लो। उसके बाद हम आते हैं बच्चे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। इस पे आते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। तो ध्यान से समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, ये वो आइसोमर्स होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें क्या होते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट, लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मान लो लिगेंड्स का अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट हो सकता है? जैसे मान लो ये 4 लिगेंड है तुम्हारे पास, L1 L2 L3 L4, हो सकता है इस तरह से अरेंजमेंट हो जाए, समझ रहे हो? यस मैम। 2 सेम हो और 2 डिफरेंट हो, इस तरह से लगा रखे हो। तो मतलब बेसिकली क्या है, मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच है उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। वो सारा का सारा हमें किसमें पढ़ना है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये 2 हैं बेटा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, ज्योमेट्रिकल में और ऑप्टिकल में। किसमें किया गया बच्चे? ज्योमेट्रिकल में और ऑप्टिकल में। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें आप 2 चीजें पढ़ते हो, सिस और ट्रांस, हाँ या ना? यस मैम। आप सिंपल सी चीज ये बोलते हो बच्चे कि अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड के अराउंड, आप बोलते हो रोटेशन क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो आप देखते हो कि फ्री रोटेशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन, राइट। बट व्हाट अबाउट डबल बॉन्ड? अगर यहाँ पे आप इसको घुमाने लगे ना तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ जाएगा, वो घूमेगा नहीं। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? सिस ट्रांस देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो
और हम क्या बोलते हैं कि कार्बन के साथ जो दो ग्रुप लगे होने चाहिए शुड बी डिफरेंट। डिफरेंट। जैसे ए और बी सेम नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी सेम हो जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे कि वो सिस है या ट्रांस है। अगर दोनों सेम साइड पे हैं आपके ग्रुप, उसको आप सिस बोलते हैं। बोलते हो different type मैम बहुत सिंपल है, सिंपल ही रखना भी इसको, हमें ज्यादा भी वो नहीं कॉम्प्लिकेट करना। और ये ट्रांस है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपको क्या दिख रहा है कि जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताते हो तो वहां पे एंगल का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखो 90 डिग्री का दिख रहा होगा आपको दोनों ए के बीच में, और यहाँ पे कितने का दिख रहा है 180 डिग्री का। तो एंगल क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर एंगल सेम है तो आप नहीं बोल सकते हो कि पर्टिकुलर जो कंपाउंड है आपका वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा बच्चा, शो करेगा। तो ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए जब भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। क्लियर है सभी को? Yes ma'am. यस मैम। Yes ma'am. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों ने कौन से वाले चैप्टर में पढ़ा होगा? आई थिंक हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा, एनेंशियम, डाइसिलियम पढ़ा है। वो IUPAC में पढ़ा था। हाँ, आयुपेक नेमिंग उसमें कहीं देखा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें आप ना कायरल ए कायरल के बारे में पढ़ते थे, कायरल और ए कायरल। कायरल कार्बन। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने 11th में पढ़ा है इसको, लेकिन आपके 11th में डिटेल में पढ़ाया जाता है ये वाला। हो सकता है कि आप लोगों ने ना पढ़ा हो, सोचा हो टीचर्स ने कि 12th में जाएंगे तो दोबारा पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू दे देती हूँ, ब्रीफ। मैं बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, डेप्थ में हम एक और लेक्चर ले लेंगे 2-3 घंटे का, जहाँ पे हम पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे। तो टेंशन ना लो अगर किसी को नहीं आता। तो मुझे पता है अगर 26 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं तो 2-3 बच्चों ने ही सुना होगा या करा होगा। ठीक है, चलिए इधर देखो। कायरल का मतलब क्या होता है बच्चे? कायरल का मतलब आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो ये देखा होगा कि अगर एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे सपोज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाँ, sp3 कार्बन विद डिफरेंट ग्रुप। सबसे पहली कंडीशन ही यही होती है कायरलिटी की कि कार्बन एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और उसके ऊपर चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। एक आयरन में क्या है कि अगर दो ग्रुप भी सेम हो जाएंगे तो वो क्या होगा, एक आयरन होगा। और यहाँ पे क्या होता है, एक आयरन में प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जबकि जो कायरल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली Active. हाँ मतलब क्या मैम, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है बच्चे कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, अगर मान लो आपको कोई कंपाउंड है उसमें से आप प्लेन पास नहीं करवा पा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम कि वो कंपाउंड कैसा है, एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये ऑप्टिकली इसका नाम क्यों है, मैं थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो मेन नेसेसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। जैसे एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने ये सुना हुआ है पोलैरीमीटर का नाम सुना हुआ है, पोलैरीमीटर? Yes ma'am. सुनो, अगर नहीं सुना हुआ तो मैं बता देती हूँ। जब आप लोग हायर लेवल पे जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, मास्टर्स में जाते हैं, तो वहां पे पूरा पोलैरीमीटर करके इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत बड़ा। सुनो इसका काम क्या होता है थोड़ा सा। पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली क्या होता है ना, इतनी लंबी सी वो ट्यूब होती है, ठीक है। उसमें हम क्या डालते हैं, अपना सैंपल डालते हैं। सपोज आपने डाला है उसमें ग्लूकोज डाला है, सपोज ग्लूकोज डाला है, तो जिस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन होता है, पोलैरीमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट जो डिजाइन होता है, उसके बीच में अलग अलग लेंसेज डले होते हैं। जैसे आपने निकोल प्रिज्म का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जब आपका जो सैंपल आपने डाला है, ठीक है, तो निकल प्रिज्म से जब आपकी लाइट पास होती है, ध्यान से सुनो, तो अगर वो आपका सैंपल जो आपने डाला है, वैसे मैं कह रही हूँ ग्लूकोज डाला है, अगर वो सैंपल आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान से सुनो, तो ऑर्डिनरी लाइट आपको पता है हर डायरेक्शन में होता है, लेकिन अगर आपका सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है तो वहां पे आपको एक लाइट दिखेगी, और वो क्या दिखेगी, जब आप सामने देखोगे आंख से तो वो घूमती हुई दिखाई देगी, या तो वो राइट हैंड साइड दिखेगी या वो लेफ्ट हैंड साइड दिखेगी। आप बोलते हो कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड अगर घूमती है तो आप बोलते हो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज घूम, अगर
लेफ्ट हैंड साइड घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बोलते हो उसको लीवो रोटेशन। लीवो रोटेशन। अगर कोई रोटेशन आपको नजर नहीं आती, बिल्कुल एक प्लेन पोलराइज लाइट ही दिखती है लेंस के थ्रू जब आप देखते हैं वहां पे, तो इट मींस आपका जो सैंपल है बच्चा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये तो है एक्सपेरिमेंट से पता लगाना कि आपका सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, बट यहाँ पे हमारे पास पोलैरिमीटर तो है ही नहीं, यहाँ पे तो हमें थ्योरी पढ़ के बताना पड़ेगा। तो थ्योरी में हम बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कायरलिटी। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चे आपके हैंड्स। अगर मान लो आप इस हैंड को मिरर में देखेंगे तो इस हैंड की जो इमेज है वो ये वाली राइट हैंड दिखेगी, ये सबको पता है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जब मैं इसको मिरर में देख रही हूँ तो मुझे ये वाला दिख रहा है। तो जैसे ही बच्चे देखो इसको आप इसके ऊपर लेके आओगे, ध्यान से देखो अगर दिख रहा है तो आप देख पा रहे हो ये आपस में ऊपर से मिल नहीं रहे हैं। आप देख रहे हो मेरा ये थंब यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो ये आपस में क्या है, सुपर इम्पोजेबल है, आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, आपस में मिल नहीं रहे हैं। तो यानी कि जो मेरे हैंड्स हैं वो क्या है बच्चे, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ रहे हो, मेरे हैंड्स क्या है, कायरल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। तो सबसे जो फर्स्ट कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है, मैम ने फिश बना दी, वो ऐसे ऐसे कर रही थी इसलिए मतलब जो नेसेसरी कंडीशन होती है, अगर आप चाहते हो कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो तो ध्यान रखना उसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, और प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चे क्या होनी चाहिए, एब्सेंट। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आप लोगों की एक पूरी क्लास लूंगी इन पे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, 2-2.5 घंटे की कभी लेंगे क्लास डेफिनेटली, ठीक है। जनरली एक सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है लेकिन वो आपके अभी काम की नहीं। ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैम हमें तो कैसे पता चलेगा, हमें तो पढ़ के ही नहीं आए, हमारे तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे आप बोलो नॉन सुपर इम्पोजेबल, कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। तो ये सारी चीजें मैं ही बताऊंगी, टेंशन मत, ठीक है, तरीका बताऊंगी कि कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चे आता है, सबसे पहले हम डिस्कस क्या करने, देखो आपको ना सीक्वेंस वाइज चलना है, आप हमें ना खबर मतलब वो बोलते हैं ना जल्दबाजी में गलतियां नहीं करनी, सीक्वेंस वाइज चलेंगे कि पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल देख चुके हैं, अब हम आएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसमें भी सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चा, 4। और आपको पता है 4 में मैंने आपको वीबीटी और सीएफटी में क्या बताया था, वीबीटी में 2 बताए थे, एक तो टेट्राहेड्रल बनता है और एक टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, मान लो ये मेटल है, ये लिगेंड है, हालांकि ये ऐसे नहीं होता है एग्जैक्ट, ये इस तरह से होता है, 2 प्लेन में होते हैं, एक आपको आगे की तरफ दिखाई देता है और एक पीछे की तरफ। अगर मैं इसका 3D मॉडल दिखाऊंगी तो ऐसा दिखता है, 2 प्लेन में, एक आगे की तरफ दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और एक पीछे की साइड दिखाई देता है। कोई बात नहीं, सब करवाऊंगी धीरे धीरे करके, थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखो। तो मैं अभी सिंपल बना रही हूँ आपको समझाने के लिए इस तरह से, ठीक है। देखो बच्चे, टेट्राहेड्रल में आपको पता है इनके बीच में एंगल कितने, 109 डिग्री का है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो हमें ये जानना पड़ेगा क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं। तो आंसर इज नो। व्हाई नो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या थी, एंगल शुड बी डिफरेंट। क्या आप यहाँ पे बता सकते हो, मान लो मैं एक जगह फ्लोरीन लगा दूं, एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह फ्लोरीन लगा, क्या आप बता पाओगे कि इस हिस्से ट्रांस है? नहीं, एंगल ही सेम है भाई सब, हर नहीं बता, इनके बीच में क्या एंगल सेम है। तो टेट्राहेड्रल, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। मैम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके 4 लिगेंड डिफरेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। मैंने बताया था ना, कायरल का मतलब क्या होते हैं कि कार्बन एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और चारों के चारों लिगेंड शुड बी डिफरेंट हैं तो ऑप्टिकली। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। मैम अगर लिगेंड डिफरेंट ना हो तो फिर नहीं करेंगे ना? ना ना ना, अगर एक भी सेम हो गया तो फिर पंगा। तो मैम वो जियोमेट्रिकल भी नहीं करेंगे और ऑप्टिकल भी नहीं करेंगे। कौन, टेट्राहेड्रल? हाँ, फिर नहीं करेंगे, ठीक है, दिख गया सबको? मैम इनका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होता है।
हाँ बिल्कुल होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले भी हम देखेंगे कि कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट स्क्वायर प्लानर, क्योंकि हमें ये पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह के ही पॉसिबल है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लानर। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो स्क्वायर प्लानर कुछ ऐसा बनता है, हाँ मैम। ठीक है। मान लो यहाँ पे लिगन लगा दो। अब इसका नाम क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। स्क्वायर प्लानर मतलब ये सारे के सारे लिगन किस में है, एक ही प्लेन में। ये देखो इस तरह से एक ही प्लेन में, कोई आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं है, सब एक प्लेन में, सब एक प्लेन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं पहली चीज, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे होगा? बिल्कुल होगा। अगर ठीक है सेम डिफरेंट है तो आप उसमें डेफिनेटली सिस और ट्रांस बता सकते हैं। और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इश्यू नहीं करेंगे। ध्यान रखना स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लिख लो। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होते हैं? क्योंकि सारे के सारे प्लेन ही होते हैं। अगर प्लेन पास करोगे सारे के सारे कटते हुए निकलते हुए जाएंगे। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। हाँ, अगर प्लेन पास हो गया तो फिर वो क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन भी लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझे? तो यानी कि स्क्वायर प्लानर में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। टेट्राहेड्रल में हमें सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ठीक है जी। यस मैम। इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। यहाँ पे हमारा चालू हो जाएगा स्क्वायर प्लानर, कितने कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स है, ये सारे जो है हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। अभी ये पूरा भी नहीं हुआ है क्योंकि आज सिर्फ मुझे आपको इतना तक ही बताना था। नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, उन एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखना है, क्योंकि पेपर में तो आएगा यहाँ से क्वेश्चन, कोई रोक नहीं सकता है। अगर बीबीटी CFT से क्वेश्चन नहीं आया तो यहाँ से वो